बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ओके, प्रीवियस लेक्चर्स में हम जो है वो डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं अबाउट ओपन सेट्स एंड लिमिट पॉइंट्स एंड ओपन स्पेयर्स. Now we're going to discuss the closed set. What is closed set? So let me state its definition. A subset F of a metric space X is called a closed set if it contains each of its limit points. अब अगर आपको लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन याद हो तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन में था कि आप एक मीट्रिक स्पेस लेते हो एक्स टी, ठीक है, और उस मीट्रिक स्पेस में आपको एक सबसेट उसका लेते हो एक्स का, ठीक है. एक्स आपका जो है वो ग्राउंड सेट होता है, उसमें से आप एक सबसेट लेते हो ए, और उस ए को आप कहते हो कि इस ए सेट का जो है वो लिमिट पॉइंट होगा कोई एक्स, और उस एक्स के लिए जो है वो इसके अंदर कंटेन करना ज़रूरी नहीं होता था, वो बाहर भी कंटेन कर सकता था और अंदर भी. लेकिन जब आप उस एक्स के साथ, यानी कि जब ओपन स्फीयर उस पर आप ड्रॉ करते थे या ओपन स्फीयर को डिफाइन करते थे उस एक्स पॉइंट पर, जो जिसको आपने लिमिट पॉइंट बनाना होता था, तो आप कहते थे कि उस पॉइंट पर ओपन स्फीयर में ड्रॉ करूं और उसमें से एक्स को एक्सक्लूड कर दूं और ए के साथ इंटरसेक्शन लूं, तो आपके पास नॉन एम्पटी जो है वो टर्म्स आनी चाहिए, यानी कि फाई नहीं होना चाहिए, ठीक है. तो अब क्लोज सेट में हम क्या बात कर रहे हैं कि आपका ऐसा सबसेट एफ जो कि मीट्रिक स्पेस में से आप एक्स मीट्रिक स्पेस एक्स में से उठाओगे, उसको आप क्लोज सेट तभी कहोगे जब उस ए सेट के तमाम जो लिमिट पॉइंट्स होंगे वो उसके अंदर ही कंटेन कर रहे हैं, ठीक है. मतलब कि आपने जितने भी इसके लिमिट पॉइंट्स होंगे वो सब के सब उस सेट के अंदर ही कंटेन करे हों, कोई भी लिमिट पॉइंट जो है वो ए सेट के बाहर ना हो. हालांकि ये आप जो है ओपन सेट या दूसरे उसमें लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन में ये पॉसिबल है कि आपका अगर एक सबसेट ए है तो उसका लिमिट पॉइंट जो है वो उसके बाहर एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है ना. नोट, लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट मे नॉट बी अ मेंबर ऑफ दैट सेट. आपका जो और इसकी रिलेटिव हमने एग्जांपल भी जो है वो एक स्टडी की थी जिसमें 0 1, उसमें आपके पास 0 आई गेस ओपन था और 1 क्लोज था. यहाँ पर 0 1 जो है वो इस तरह से गिवन है कि 0 की तरफ क्लोज है आपका और 1 की तरफ से ओपन है. तो इस ए सेट का जो है वो लिमिट पॉइंट 1 भी है, लेकिन 1 बिलोंग नहीं करता है इस ए से, ठीक है ना. 1 इज द लिमिट पॉइंट ऑफ ए बट 1 डज नॉट बिलोंग्स टू ए. और ये 1 लिमिट पॉइंट किस तरह से है, क्योंकि आप 1 की अगर स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट फॉर्म में भी अगर आप कोई ओपन स्पेयर इस पे ड्रॉ करते हो 1 पर, तो उसके 1 को एक्सक्लूड करने के बाद आपको इस ए सेट के साथ जब इंटरसेक्शन लोगे उस ओपन स्पेयर का, तो आपको कुछ ना कुछ कॉमन जरूर मिल जाएगा इसमें, ठीक है. सिमिलरली आपके पास जो 0 है, 0 वो बिलोंग करता है ए को, लेकिन सॉरी, 0 को बिलोंग कर 0 जो है वो ए को बिलोंग करता है और 0 जो है वो इसका लिमिट पॉइंट भी है, ठीक है. तो ये दोनों केसेस जो हैं वो डिस्कस कर लिए. लेकिन जब हम एफ क्लोज की बात करते हैं कि एफ जो है वो आपका कोई एक्सटी मेट्रिक में क्लोज्ड है, तो इसका ये मतलब है कि उसके सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स जो हैं वो इस एफ सेट के अंदर होने चाहिए, बाहर कोई सेट एलिमेंट जो है वो जो कि लिमिट पॉइंट हो वो कंटेन ना करे. अब ये दो बातें कि जो कंपल्सरी हैं कि एफ अगर आपका जो एक्स है वो लिमिट पॉइंट है एफ का, तो उस एक्स का जो है वो एफ से बिलोंग करना ज़रूरी है, तभी आप कह सकते हो कि आपका जो एफ है वो क्लोज्ड है. अब इसकी एग्जांपल में अगर हम देखें तो x इज इक्वल टू रियल नंबर्स, f इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल ऑफ a b इज अ क्लोज सेट, जबकि u जो कि ओपन बॉल है ए बी, ठीक है, ये एक ओपन इंटरवल है, इज नॉट क्लोज, वेयर एज हाफ ओपन हाफ क्लोज जो सेट होते हैं वो इज नाइदर ओपन नॉर क्लोज, ठीक है. इंटरवल जो ऐसे होते हैं इस टाइप के, वो ना क्लोज होते हैं ना ओपन होते हैं. सो अब मुझे प्रूव करना है कि मेरा ए बी अगर क्लोज इंटरवल में, यानी कि लेट्स सपोज कि यहाँ पे 1 2 है, 3 4 है, कुछ भी है, ठीक है, और ये क्लोज सेट है, मुझे ये प्रूव करना है. तो इसके लिए क्या है कि आप के तमाम जो ए और बी सेट के दरमियान, क्योंकि अब इसमें ए भी इंक्लूड है और बी भी इंक्लूड है, ठीक है, ए और बी के दरमियान जितने भी एक्स होंगे, ए के इक्वल भी हो सकता है, बी के इक्वल भी हो सकता है, और इसके दरमियान के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो इस सेट का लिमिट पॉइंट होंगे. क्यों? क्योंकि एस आर ऑफ एक्स जब मैं उस पर लेती हूँ किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट पे और उसको एक्सक्लूड करती हूँ और उसका इंटरसेक्शन लेती हूँ इस सेट के साथ,
तो आपको कभी भी नॉन जो है वो एम्प्टी सेट नहीं मिलेगा, हमेशा नॉन एम्प्टी मिलेगा। लेट्स सपोज अगर यहाँ पर मेरे पास ये ए है, ठीक है, इस ए के कॉरस्पॉन्डिंग में जो है वो ओपन स्क्वायर डिफाइन करती हूँ। तो ए के कॉरस्पॉन्डिंग ओपन स्क्वायर क्या बनेगी, एस आर ऑफ ए, और आर जो है वो आपका स्मॉलेस्ट रेडियस होगा। और अगर आप स्मॉलेस्ट रेडियस भी चूज करते हो तो एस आर ऑफ ए माइनस ए निकाल दोगे उसमें से, तो आप देखोगे कि ए की जो वेरी नेक्स्ट एलिमेंट्स होंगे वो इसके इंटरसेक्शन में आपके पास आ रहे होंगे। ए के साथ जब इंटरसेक्शन लोगे तो इसके वेरी नेक्स्ट एलिमेंट्स जो है वो अपीयर हो रहे होंगे इसमें, तो ये नॉन एम्प्टी बनेगा। इसी तरीके से आप बीपी भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो इट मीन्स कि इंटरनल पे तो ये बात सेटिस्फाई होनी है, बात तो ठीक है आपके जो आपके पास बाउंड्री पे एलिमेंट्स हैं उन पर भी क्या ये बात सेटिस्फाई होती है। तो इट मीन्स कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ऑफ बेबी, कोई भी एक्स उठा लो आप क्लोज इंटरवल ऑफ बेबी पे, वो इसका लिमिट पॉइंट होंगे। और इसका मतलब ये हुआ कि जो क्लोज इंटरवल ऑफ ए बी है वो अपने तमाम के तमाम जो लिमिट पॉइंट्स हैं उनको अपने अंदर कंटेन करता है। अगर कंटेन करता है तो इसका मतलब है क्लोज इंटरवल ऑफ जो ए बी आपका है वो क्लोज सेट है, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर ओपन सेट की हम देखें एग्जांपल, तो उसके लिए जो अगर हम इस पे देखें कि ये क्या ये क्लोज है, तो इसके लिए जब मैं डिफाइन करती हूँ, इसकी डेफिनेशन लगाती हूँ लिमिट पॉइंट की, तो ए और बी, ए या बी दोनों में से कोई पॉइंट ले लें। ए पॉइंट पर अगर मैं ओपन स्फीयर डिफाइन करती हूँ तो कुछ ऐसी बनती है, इसमें से जब ए निकालूंगी तो इंटरसेक्शन होंगी ए बी से, तो आपको यहाँ पर फाई नहीं मिलता, ठीक है, कुछ ना कुछ आपको मिल जाते हैं क्योंकि वेरी नेक्स्ट एलिमेंट्स इसके जो है वो इसके इसमें इंक्लूड होंगे। तो ए लिमिट पॉइंट तो है इस सेट का, ठीक है, ए लिमिट पॉइंट तो है इस सेट का, लेकिन ए इसके अंदर कंटेन नहीं कर रहा, ठीक है ना। ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए ओपन इंटरवल ऑफ ए, आपके ओपन इंटरवल ऑफ ए बी से बिलोंग नहीं करता, बल्कि ये इसके बाहर का पॉइंट है या इससे वेरी नेक्स्ट पॉइंट है जो कि ए बी के इंटरवल के बाहर लाई कर है, ठीक है। सो ए बी इज नॉट क्लोज, तो ए बी आपका जो सेट है ये क्लोज नहीं है। सो ये थी आपके जो है वो क्लोज सेट की डेफिनेशन और एग्जांपल्स। और अब जो है हमारे टॉपिक्स वाइंड अप हो चुके हैं यहाँ तक। अब एक्चुअली हम करना क्या चाह रहे हैं कि अब मैट्रिक्स स्पेस अब हमने डिस्कस कर ली थी, और उसके रिलेटेड अब हमने फर्दर जो इसकी टर्मिनोलॉजीज फर्दर टोपोलॉजी में यूज़ होगी वो भी हमने डिस्कस कर ली। लेकिन अभी कुछ कॉन्सेप्ट्स अभी भी आपके रहते हैं, लाइक कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस, हिल्बर्ट स्पेस, अफाइन स्पेस और ये बनाक स्पेस, ये भी डिस्कस करना चाह रही हूँ विद सीक्वेंस। सो मैट्रिक स्पेस का जो कॉन्सेप्ट है उसको फर्दर हम जो है वो कंटिन्यू करेंगे। और उस मैट्रिक स्पेस को जो है वो कंप्लीट बनाने के लिए, उसके लिए जो हमें चीज़ें रिक्वायर्ड है पहले वो मैं डिस्कस कर लेती हूँ, और उसके बाद फिर जो है हम इसकी कंप्लीटनेस पे बात करते हैं कि कंप्लीट मैट्रिक स्पेस जो है वो क्या है। अगर आपको याद हो तो आपने जो है वो कॉशी सीक्वेंस और कन्वर्जेंस के बारे में जो है वो रफली जो है वो बहुत सारी रिलेवेंट चीज़ें पढ़ी होंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ इसको रीच आउट करना, और साथ में फिर आपको गाइड करती हूँ। Let us first remember from calculus that a sequence xn of a real or complex number converges in the real line or in the complex plane C respectively if and only if it satisfies the Cauchy convergence criterion. अब ये जो है वो आपने रियल में भी पढ़ा है, ठीक है। रियल में भी हमने देखा था कि जो सीक्वेंस एक्सन है, आपको चाहे वो रियल नंबर से उठाओ या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन से उठाओ कॉरस्पॉन्डिंगली, तो आपको जो है वो नंबर जो है वो आपके कन्वर्ज करेंगे किसी रियल लाइन को या फिर कॉम्प्लेक्स लाइन को। जाहिर है ये रिस्पेक्टिवली बात हो रही है कि रियल रियल पर कन्वर्ज करेंगे। और यानी कि जो सीक्वेंस आप उठाओगे रियल नंबर रियल लाइन से सीक्वेंस उठाओगे वो रियल पर कन्वर्ज करेगी, और कॉम्प्लेक्स प्लेन से सीक्वेंस उठाओगे तो कॉम्प्लेक्स प्लेन पे कन्वर्ज करेगी। और कब करेगी, if and only if it satisfy the Cauchy convergence criterion. Now what is Cauchy convergence criterion? That is if and only if for every given epsilon greater than 0 there is an n is equals to n of epsilon such that this relation satisfied. आपके कोई भी सीक्वेंस, मतलब आप जो उठाते हो रियल लाइन से या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन से, वो सीक्वेंस आपका कन्वर्ज करेगा किसी रियल नंबर पर फर्दर सिर्फ उसी वक्त, इफ एंड ओनली इफ अगर वो कॉशी कन्वर्जेंस क्राइटेरियन को सेटिस्फाई करता है। और कॉशी कन्वर्जेंस क्राइटेरिया क्या है कि आपके पास फॉर एवरी गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन, हर पॉजिटिव नंबर के लिए, हर पॉजिटिव स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर के लिए उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास एक नेचुरल नंबर की
देयर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा जो कि डिपेंडेंट होगा जस्ट एप्सिलॉन पे, सच दैट कि आप जब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दीज टू टर्म्स यानी कि एक्सएम और माइनस एक्सएन लोगे तो वो लेस देन एप्सिलॉन है, और फॉर ऑल एम जो है वो एम एन आपके जो है वो ग्रेटर देन होने चाहिए इस एन से, ठीक है। तो ये एक्चुअली आपका जो है वो कॉशी कन्वर्जेंस क्राइटेरियन का मेन थीम था। फर्दर इस इनइक्वालिटी को जब हम कॉशी कन्वर्जेंस क्राइटेरियन की जो आपके पास गिवन है एक्स एम माइनस एक्स एन का मॉड लेस देन एप्सिलॉन, अगर आपको याद हो तो हम कुछ ऐसा ही तो करते हैं डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस में, सॉरी डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस कह रही हूँ, आप जो मीट्रिक स्पेस हम जब डिस्कस कर रहे थे तो उस मीट्रिक स्पेसेस में हम जो यूजुअल मीट्रिक स्पेसेस लेते थे या फिर R2 में R3 में फर्दर लेते थे तो यूक्लिडियन फॉर्म में, तो वो सब की सब किस तरह होती थी, वो कुछ उसमें से मोस्टली जो हम डिफाइन करते थे वो मॉड एक्स एम माइनस एक्स एन, मतलब इस टाइप की होती थी कि उनका उनका जो है वो आप सब्ट्रैक्ट करके उनका मॉड लेते थे दो नंबर्स का, ठीक है, दो पॉइंट्स का, जिस जो स्पेस से आप दो पॉइंट्स उठाते थे उन दोनों को जो है वो आपस में क्या सब्ट्रैक्ट करके मॉड लेते थे, तो उसको हम जो है वो मेट्रिक की फॉर्म में लिखते थे। तो इसी तरीके से अगर मैं इसको चेंज करूं तो हेंस वी कैन राइट द इनइक्वालिटी ऑफ द कॉची क्राइटेरियन इन द फॉर्म ऑफ दिस फॉर्म, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसको, और फॉर ऑल एम जो है आपके एम एन जो है वो ग्रेटर देन होने चाहिए कैपिटल एम से, एंड इफ सीक्वेंस एक्सएन सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ कॉची क्राइटेरियन, अगर आपकी जो सीक्वेंस एक्सएन है, ठीक है, और वो कॉशी क्राइटेरियन कन्वर्जेंस क्राइटेरियन को सेटिस्फाई करती है तो इट मींस कि वो आपकी क्या है, हम उसको कह सकते हैं कि वो हमारी कॉशी सीक्वेंस है, मींस कि एक्सएन जो है वो क्या है, हमारा कॉशी सीक्वेंस है। अब अब फर्दर हम देखते हैं कि कॉशी सीक्वेंस को जो है वो प्रॉपर हम मेट्रिक की उस फॉर्म में, मेट्रिक स्पेस के फॉर्म में किस तरह से जो है वो डिफाइन करते हैं, कॉशी सीक्वेंस क्या है मेट्रिक स्पेस में अगर हम इसको डिफाइन, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन अ सीक्वेंस एक्सटेंड इन अ मीट्रिक स्पेस, अब हम जो है वो किस स्पेस उठा रहे हैं, मीट्रिक स्पेस उठा रहे हैं, ठीक है। अब ये मीट्रिक स्पेस कुछ भी हो सकती है ना, इट्स नॉट कंपल्सरी हियर कि आपकी जो मीट्रिक स्पेस है वो रियल लाइन होगी या कॉम्प्लेक्स प्लेन होगी, दिस इज नॉट कंपल्सरी हियर, ये आपका एक्स कोई भी सेट हो सकता है, कोई भी आप जो आपको गिवन होगा या आप चूज करोगे ये वो मेट्रिक स्पेस होगी, ठीक है ना। और हम वैसे पढ़ चुके हैं कि आर भी मेट्रिक स्पेस है, हम पर अपनी आसानी के लिए जो है वो इनको कंसिडर कर लेते हैं अपने इन स्पेसेस को कि ये हमारी R2 R3 R4 एंड सो ऑन Rn जो है ये मेट्रिक स्पेसेस हैं चूंकि, तो हम ज़्यादातर इनको कंसिडर करते हैं। फर्दर अब इसको हम क्या कहेंगे कि सेट टू बी कॉशी, इसको हम क्या कहेंगे कि कॉशी है इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर इज एन n इज इक्वल्स टू n ऑफ एप्सिलॉन सच दैट कि वो रिलेशन जो हमने पहले मैंने सेट किया उसको मतलब आप जो है वो इस तरह से रिलेट कर सके, डिफाइन कर सके कि हर पॉजिटिव नंबर के लिए आपके पास एक एन उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एन एग्जिस्ट करना चाहिए कि आपका जो डी एक्स एम यानी कि इन दोनों सीक्वेंसेस के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो क्या हो, लेस देन एप्सिलॉन हो, और आपके जो एम और एन होंगे ये डेफिनेटली ग्रेटर देन एन होंगे। अब जब ये बात सेटिस्फाई होगी द स्पेस, अभी हमने सिर्फ कॉशी सीक्वेंस की डेफिनेशन बताई है, ठीक है, this is just the definition of your Cauchy sequence. Now what, the space X is said to be complete if every Cauchy sequence in X converges. This is a very important point कि हमने ये Cauchy sequence की जो definition लिखी है, अगर आपकी कोई space ऐसी है जिसमें हर Cauchy sequence converge करे तो आप कहोगे कि वो जो space हमारे पास है वो क्या है, मीट्रिक स्पेस, कंप्लीट मीट्रिक स्पेस कहलाएगी, ठीक है। तो दिस वाज द डेफिनेशन कि आपके पास जो है जब भी एवरी कॉशी सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट होगी तो वो कंप्लीट मीट्रिक स्पेस कहलाएगी, ठीक है। सो जी एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, थ्योरम है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन अ मीट्रिक स्पेस इज कॉशी, कि वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो कि मीट्रिक स्पेस में है वो कॉशी सीक्वेंस जरूर होगी, ठीक है। हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस यानी कि जो कन्वर्ज करती होगी ऐसी तमाम सीक्वेंसेस जो हैं वो मीट्रिक स्पेस की वो कॉशी जरूर होंगी, और इसका प्रूफ जो है वो गिवन है कि इफ एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स देन फॉर, आपको पता है कि कन्वर्जेंस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग
for every epsilon greater than 0 there is an n is equals to n of epsilon such that कि आपका जो distance है to that limit point जिसका होगा x a वो less than epsilon by 2 हो और for all n greater than n और hence by the triangular inequality we define for अब चूंकि आपको पता है कि हम जो है वो कंसिडर कर सकते हैं दो सीक्वेंसेस एम एन के कॉरस्पॉन्डिंग के एम एन जो है वो आपका ग्रेटर देन एन है और ट्रायंगल इनइक्वालिटी के जब अप्लाई करते हैं तो एक्स एम और एक्स एन के दरमियान का जो डिस्टेंस है इसको हम लिख सकते हैं कि लेस देन इक्वल्स टू डी एक्स एम कॉमा एक्स प्लस डी एक्स कॉमा एक्स एन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मैट्रिक्स स्पेस की जो हमने मैट्रिक्स स्पेस की जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी उसके बाद। तो ये अगर एप्सिलॉन बाई 2 है और इसी तरीके से अगर हम एक और सीक्वेंस जो है वो डिफाइन कर किया था हम लोगों ने एक्स एम कन्वर्ट करता है एक्स को, तो इन दोनों को अगर इकट्ठा किया जाए तो आपके पास एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 ये इक्वल्स टू एप्सिलॉन हो जाता है। तो दिस शोज दैट कि आपका जो रिजल्टेंट सीक्वेंस एक्स एन है वो क्या है, वो कॉशी है। सो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जो कि रिकॉल कराना चाह रही थी और साथ में एक कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करना चाह रही थी कि फर्दर फिर हम जो है वो इसका यूज़ देखेंगे कि इस कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस से हमें और क्या जो है वो ऑब्टेन हो सकता है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे।